जब तीसरी बार भी कार्तिक कामयाब ना हो सका तो फिर उसने कुछ ऐसा करने की सोची कि जिससे उसके पिता को अपने व्यवहार पर पछतावा हो। हालांकि वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उसके पिता भी हमेशा उससे दोस्तों जैसा व्यवहार करते थे। लेकिन वह क्या करता, उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इस बार वह अच्छे नंबरों से पास हो जाए। लेकिन उसका दुर्भाग्य रहा कि इस बार भी वह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में नाकामयाब रहा था। इस बात को लेकर उसके पिता ने उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि अपने पिता का ऐसा बर्ताव उसने पहले नहीं देखा था। ना ही उसे अपने पिता के ऐसे व्यवहार की उम्मीद थी जब उसे सबसे ज़्यादा अपने माता पिता के सहारे की ज़रूरत थी। उस समय उसके पिता ने उससे बात ही करनी बंद कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि वह कॉलेज में एडमिशन लेने में नाकामयाब है, जबकि कार्तिक में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इस बात से दुखी होकर वह घर से चला गया। उसके कमरे से एक पत्र उसकी माँ को मिला था, जिसमें लिखा था, पिताजी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत में शायद कामयाबी नहीं थी। मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका लायक बेटा नहीं बन सका। मैं हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहा हूँ। पिता ने तो ये मान लिया था कि शायद उनका बेटा दुनिया से जा चुका है, लेकिन सालों के बाद प्रकाश जी के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उनको पूरी तरह हिलाकर रख दिया। हर पिता की तरह प्रकाश जी का भी सपना था कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम रोशन करे। वह चाहते थे कि या तो उनका बेटा मिलिट्री ज्वाइन करे, या पुलिस वाला बने, या फिर डॉक्टर या इंजीनियर तो ज़रूर ही बने। अपने बेटे कार्तिक को डॉक्टर बनाना चाहते थे। वह काफ़ी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई पर खर्च कर चुके थे, और जब उनकी प्रॉपर्टी बची हुई थी जिसे बेचकर वह कार्तिक का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे थे, प्रकाश जी ने अपनी पत्नी से उसके प्रॉपर्टी के कागज़ मांगे तो शोभा जी ने प्रकाश को वह कागज़ देने से इनकार कर दिया। तो प्रकाश जी मुस्कुराकर अपनी पत्नी शोभा से कहने लगे, तुम्हारा दिल इतना छोटा है, ये ज़मीनें तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं। तुम्हारे बेटे के फ्यूचर का मामला है। तुम कैसी माँ हो कि अपने बेटे के लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती। शोभा अपने पति से कहने लगी, आने वाला समय काफ़ी महंगा और मुश्किलों भरा है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कल को हमें अपनी बेटी की शादी भी करनी है, आखिर इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। प्रकाश जी ने शोभा को समझाते हुए कहा, एक बार तुम्हारा बेटा कामयाब तो हो जाए तो फिर तुम एक क्या कितनी ही ज़मीनें खरीद लेना। क्या तुम नहीं चाहती कि कार्तिक अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपनी छोटी बहन से कितना प्यार करता है। कार्तिक अपनी बहन का सहारा बनेगा। तुम्हारा बेटा फ्यूचर में एक कामयाब डॉक्टर बनने जा रहा है, बस उसकी कामयाबी के लिए दुआ करती रहो। इस पर शोभा अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक ने पहले भी तो टेस्ट दिया था, दूसरी बार भी असफल रहा, अगर इस बार भी वह नाकाम रहा तो। ऐसी बातें ना करो। पहली बार उसे नाकामी का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन इस बार तो कार्तिक एकेडमी ज्वाइन कर रहा है जहाँ पर उसकी तैयारी अच्छी हो पाएगी और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। बस तुम देखती जाओ। अपनी ज़मीन बेच करके प्रकाश जी ने अपने बेटे कार्तिक को एक अच्छी एकेडमी में एडमिशन दिलवाया। बाकी जो पैसे बचे थे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए थे। प्रकाश जी सभी से कहते रहते, बस अब तो मेरा बेटा डॉक्टर बन ही जाएगा। उन्हें पूरी उम्मीद थी, उम्मीद नहीं बल्कि उन्हें पूरा यकीन था। दूसरी तरफ कार्तिक भी अपनी जी तोड़ कोशिश में लगा हुआ था। वह अब अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर में रह रहा था, जहाँ पर रहन सहन से लेकर पढ़ाई तक सब कुछ बहुत अच्छा था, जिसमें नाकामी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन वह हुआ जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। जिस दिन कार्तिक का रिज़ल्ट आया उसमें कार्तिक का नंबर था ही नहीं। कार्तिक परेशान था कि अपने पिता को यह सच कैसे बताए। फिर उसने हिम्मत करके अपने पिता से बात की। हालांकि इस खबर को सुनकर प्रकाश जी थोड़े मायूस हो गए, लेकिन कार्तिक ने अपने पिता से वादा किया कि पिताजी, मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारा हूँ, मैं अभी मेहनत जारी रखूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुझे एक मौका और दीजिए, इस बार मैं आपको कामयाब होकर ही दिखाऊँगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहाँ कमी रह गई। मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की है,
वह रोते हुए अपने पिता से कह रहा था, तो उसके पिता ने अपने बेटे को एक मौका और देने की सोची और बेटे के हौसले को देखकर प्रकाश जी की हिम्मत फिर से बढ़ गई। लेकिन प्रकाश जी को एक बात खटक रही थी, जो उन्होंने अपनी पत्नी से कही कि मेरे बेटे के मार्क्स मास्टर अमित के बेटे से काफ़ी ज़्यादा थे। ये दोनों क्लास फेलो थे। मास्टर अमित के बेटे का तो एडमिशन हो गया, लेकिन मेरे बेटे का ना हो सका। उसकी पत्नी शोभा ने अपने पति से यही कहा कि प्रकाश जी, ये सारे नसीब के खेल हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो पहले ही कोशिश में कामयाब हो गए होंगे और कई बार कोशिश करने के बाद भी बार बार एंट्री टेस्ट देने के बावजूद एडमिशन लेने में नाकाम होते हैं। मैंने एक कार्तिक के चेहरे पर परेशानी देखी है। मैं आपसे बस यही कहती हूँ, कार्तिक पर किसी तरह का दबाव ना डालिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह दिमागी तौर पर डिप्रेशन में चला जाए। प्रकाश जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है। मैं उसका पिता हूँ। मैंने हर कदम पर अपने बेटे को सपोर्ट भी तो किया है। अगर उसकी नाकामी पर मैं उससे और ज़्यादा मेहनत करने को कहूँ, तो ये किसी तरह का दबाव नहीं, बल्कि मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मंजिल बहुत करीब है। इसीलिए मेहनत जारी रखो। प्रकाश जी बाजार से आ रहे थे, तो सामने मास्टर अमित का जैसे ही सामना हुआ, तो प्रकाश ने अपना रास्ता बदल लिया और दूसरी साइड चलना शुरू हो गए थे। अमित प्रकाश जी के पड़ोसी भी थे और दोस्त भी, लेकिन अब जब उनके बेटे का मेडिकल में एडमिशन हो गया था और कार्तिक का नहीं हो पाया था, इस बात से प्रकाश जी को तकलीफ हो रही थी। इसीलिए वह अमित जी को नज़रअंदाज कर रहे थे। प्रकाश जी घर वापस आए तो उनकी सांस फूली हुई थी और उनके चेहरे का रंग भी लाल सा हो रहा था। पत्नी उनसे बार बार यही पूछ रही थी, क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या परेशानी है। मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता, तुम्हारे अलावा किसी को बताना भी नहीं चाहता। लेकिन ये एक सच्चाई है कि अमित जैसे ही मेरे सामने आता है, मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। उससे बात करने का, उससे बोलना, यहाँ तक कि उसे देखना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है कि वह मेरे सामने ना आए। शोभा ने हैरानगी से पूछा कि वह तो आपके दोस्त थे, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी लड़ाई हुई उनसे? तो यही कहने लगा कि नहीं, अमित तो अच्छे इंसान है, मैं भला उनसे क्या लड़ाई करूँगा। उन्होंने मुझसे कभी ऐसी कोई बात भी नहीं की। पत्नी उनसे पूछने लगी, तो फिर ऐसी क्या वजह है? कहीं उनके बेटे की वजह से आप ईर्ष्या तो नहीं कर रहे? उसने अपनी पत्नी को शक भरी नज़रों से देखा, फिर कहने लगे, मुझे ऐसा ही लगता है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन बस ये बात मुझे किसी तरह हज़म नहीं होती कि मेरा बेटा शुरू से ही एजुकेशन के मामले में बहुत होनहार था, बहुत दिमागदार था। 5 क्लास से लेकर 10वीं तक उससे ज़्यादा नंबर लिए, यहाँ तक कि मास्टर अमित का बेटा मेरे बेटे कार्तिक से ही मदद लेता था। 10वीं के बाद एक एफएससी में भी मेरे बेटे के नंबर उससे ज़्यादा थे, लेकिन पहली कोशिश में एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। हालांकि हैरत की बात तो यह है कि उसने किसी तरह की कोई एकेडमी भी ज्वाइन नहीं की थी। बस ये बात लगातार मुझे परेशान कर रही है कि उसका एडमिशन एडमिशन आखिर हुआ कैसे। शोभा ने अपने पति को समझाया और यही कहा, आप अपना दिल बड़ा रखिए। आप तो जानते हैं कि मास्टर अमित अपने सभी स्टूडेंट से कितना प्यार करते हैं। वह कार्तिक से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वह अपने बेटे दिनेश से करते हैं, और उस इंसान से आप जल रहे हैं, जबकि आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए थी। प्रकाश जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ठीक कह रही हो, मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए था। मैं कल उनसे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगूंगा। मैं पिछले कई दिनों से उनका सामना नहीं कर पा रहा, ना ही उनसे बात करने के लिए मेरा दिल करता है। यह रात प्रकाश जी के लिए काफ़ी मुश्किल रात थी। बार बार अपने बेटे के असफल होने की तकलीफ उनको कचोट रही थी। ठीक तरह से वह सो नहीं पा रहे थे। सुबह होते ही वह मास्टर अमित के स्कूल चले गए। वह बच्चों को पढ़ाने में लगे थे। प्रकाश ने उनके क्लास से बाहर आने का इंतज़ार किया। जब मास्टर अमित क्लास से बाहर आए तो प्रकाश को देखकर हैरान रह गए। प्रकाश ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मास्टर अमित उन्हें स्टाफ रूम में ले गए, जहाँ वे दोनों अकेले थे। उसमें मास्टर अमित से माफ़ी मांगी कि मास्टर साहब, मैं अपने बर्ताव के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बेशक मैं ही गलत था। आपके बेटे की खुशी पर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं न जाने क्यों। अभी बात वह पूरी कर भी न पाए थे कि मास्टर अमित ने उनके कंधे पकड़े और उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहा,
कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये बात काफ़ी है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कार्तिक एक मेहनती लड़का है, वह ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होगा। बस इंसान की फितरत है, कभी-कभी वह कमज़ोर पड़ जाता है, दूसरों की कामयाबी उसे हज़म नहीं होती। तुम भी इसी सिचुएशन से गुज़रे होंगे, लेकिन जल्दी ही तुम्हें इस बात का एहसास हो गया। तुम हिम्मत से काम लो और अपने बेटे को भी सपोर्ट करो। हालाँकि उसके 2 साल बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इस बार वह ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात की भी सलाह दूँगा। अगर इस बार भी कार्तिक कामयाब ना हो सका, तो उसकी पढ़ाई जारी रखना, उसे और मुश्किल में मत डालना, क्योंकि 2 साल बहुत बड़ा समय होता है। इससे ज़्यादा उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बार भी उसने कार्तिक को एक अच्छी अकेडमी में एडमिशन दिलवाया। जो पैसे उसने बैंक में जमा कर रखे थे, उसे अपने बेटे को अकेडमी की फ़ीस और रहने का बंदोबस्त किया। लेकिन अफ़सोस कि कार्तिक इस बार भी कामयाब ना हो सका। तीसरी बार नाकाम होने के बाद प्रकाश जी का धैर्य अब जवाब दे गया था। उनका बर्ताव अपने बेटे के साथ बिल्कुल बदल गया। हालांकि प्रकाश जी अपने बेटे के साथ हमेशा ही एक दोस्त का बर्ताव करते थे, एक दूसरे के साथ हर तरह की बातें शेयर करते थे और कार्तिक की असफलता पर यही प्रकाश जी कार्तिक के साथ थे। उससे यही कहते कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। लेकिन अब की बार उसने अपने बेटे से कोई बात तक नहीं की। एक ही घर में रहने के बाद भी बाप बेटा एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक बार कार्तिक ने अपने पिता से बात करने की कोशिश भी की थी। उसके कमरे में गया था, लेकिन कमरे में जाते ही प्रकाश जी ने अपने बेटे से यही कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, जो भी बात है कल करना। मैं इस समय किसी से बात करने की हालत में नहीं। कार्तिक जानता था कि उसके पिता क्यों नाराज़ हैं, लेकिन वह अपने आप से यही सवाल करता कि क्या मैंने मेहनत में किसी तरह की कोई कमी छोड़ी। मैं तो हमेशा अपने पिता का यह सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन नसीब ने मुझे इस बात का मौका ही नहीं दिया, या शायद मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना है ही नहीं। सुबह हुई तो उसे अंदर कमरे से आई हुई आवाज़ें अपने माता पिता की आवाज़ सुनाई दी। प्रकाश अपनी पत्नी से यही कह रहे थे कि मैं तुम्हारे गहने बेचकर सच में बहुत बड़ी गलती की। लगभग 2 लाख रुपए मैं कार्तिक की पढ़ाई पर लगा चुका हूँ। बड़ी-बड़ी एकेडमी में उसे एडमिशन दिलवाया, लेकिन ये नालायक था, इसमें दम नहीं था कि ये किसी से कंपटीशन कर सके। देखो ज़रा, मास्टर साहब के बेटे को पहली बार में ही एडमिशन मिल गया। कितना खुशनसीब है उसके पिता, जिसको दिनेश जैसा बेटा मिला। और एक मैं हूँ, जो अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे की पढ़ाई पर लगा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं कितना बदनसीब पिता हूँ, और मेरा बेटा भी एक नालायक बेटा साबित हुआ। मुझे अब उससे कोई उम्मीद नहीं रही। मैं अब उससे कोई बात नहीं करूँगा, और इस बात के लिए मुझे तुम भी मजबूर ना करना। शायद आने वाले दिनों में मेरे दिमाग की तकलीफ़ जो मैं सह रहा हूँ कम हो जाए और मैं कार्तिक से बात कर सकूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं उससे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना चाहता। तुम भी अपने बेटे को समझा देना कि वह बार-बार मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। शोभा अपने पति को समझा रही थी, बार-बार उससे यही कह रही थी, आप ठीक नहीं कर रहे। लेकिन प्रकाश जी भी अपनी आदत से मजबूर थे। शोभा अपने बेटे के पास आई, उसे यही कहा कि बेटा, सब्र से काम लो। तुम्हारे पिता परेशान हैं, उनके दिमाग की हालत अजीब सी है, इसीलिए भी उनसे बात करने की कोशिश ना करो। वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी नाकामी की वजह से वह काफ़ी मायूस हो चुके हैं। इसीलिए पिता की इस बात को दिल पर मत लेना। लेकिन वह भी उन्हीं का बेटा था, और ये बात तो उसके पिता प्रकाश भी अपने बेटे के बारे में जानते थे कि कार्तिक कितने कोमल मन का है। वह कभी भी अपने पिता की बेरुखी सहन नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके बाद भी प्रकाश अपने बेटे से बात नहीं करते थे। एक हफ्ते तक जब प्रकाश ने अपने बेटे से बात नहीं की, तो कार्तिक मायूस हो चुका था। वह अपनी ज़िंदगी से थक चुका था, उसे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो चुकी थी। एक शाम कार्तिक अपने कमरे में बैठा कुछ सोचे जा रहा था। वैसे भी अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। 3 बार की नाकामयाबी अच्छे-अच्छे इंसानों को तोड़कर रख देती है, और यहाँ तो मेहनत करने के बाद कार्तिक को असफलता मिली थी। ऊपर से अपने प्यार करने वाले पिता के व्यवहार ने उसे 2 गुना तोड़ दिया था। अपनी ज़िंदगी से तो अब उसे नफ़रत हो ही गई थी, लेकिन उसके माता-पिता नहीं जानते थे कि उनका बेटा किस ओर बढ़ रहा है। कार्तिक मन ही मन एक बड़ा फैसला ले चुका था। कुछ सोचते हुए उसने अपनी टेबल पर रखा एक पेन और कागज़ उठाया और उस पर अपने पिता के नाम एक पत्र लिखा। ये ख़ास उसके पिता के लिए ही था, लेकिन उसने अपनी माँ के लिए भी
उसमें कुछ लाइनें लिखी थी। लिखते लिखते अपना पूरा जीवन उसे याद आ रहा था। अपनी माँ का दुलार, अपने पिता का प्यार, हंसना हंसाना, न जाने किसकी नज़र उसकी ज़िंदगी को लग गई थी। कार्तिक हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत होनहार था। वह कभी अपने पिता के बारे में सोचता तो कभी माँ के बारे में और कभी खुद के बारे में, लेकिन वह लिखता जा रहा था। जब उसने सब कुछ लिख दिया, फिर उसे लेटर को बंद किया और टेबल पर रखकर उसके ऊपर अपनी एक किताब रख दी और फिर अपने घर से निकल गया। यह शाम का समय था। वह अपनी मनपसंद जगह जा रहा था, जहाँ अक्सर जाकर वह शांत होकर बैठ जाया करता था। उनके गांव से थोड़ी दूर एक नदी बहा करती थी। अक्सर कार्तिक वहां जाकर बैठता। ठंडी हवा के झोंकों से अक्सर वह बातें किया करता और अपने डॉक्टर बनने का सपना देखा करता था। लेकिन आज वह वहाँ अपनी उदासी लेकर गया था। शायद अपना दुख बांटना चाहता था उन्हीं हवा के झोंकों से, और शायद कल कल करके बहती उस नदी के साथ वह अपना सारा दुख बहा देना चाहता था। उसके पिता ये नहीं समझ सके थे कि सपना तो कार्तिक का भी टूटा था। उसके जीवन का बहुत बड़ा सपना था कि वह डॉक्टर बने। उसके पिता की बेरुखी ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। फिर वह वहाँ कुछ देर बैठा और उठकर फिर से चल दिया। वह बिल्कुल खाली हाथ था। ना उसके पास कोई पैसा था, ना ही कोई सामान वह घर से लेकर चला था। चलते चलते वह सड़क पर आ गया। वह तो अपनी ही सोचों में गुम चला जा रहा था, जैसे उसे कुछ भी होश नहीं था। उसे अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही थी। वह अपनी माँ को याद कर कर के रो रहा था, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। उसका सपना नहीं, उसका तो आत्मविश्वास टूटकर बिखर गया था। वह बस खामोशी से यूं ही चला जा रहा था, जैसे वह अपने पैरों पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो। न जाने चलते चलते कितनी दूर वह निकल गया था। चारों तरफ अंधेरा घिर आया था। इतना अंधेरा था कि कार्तिक को अपने बराबर वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आती जाती गाड़ियों की रोशनी पड़ रही थी और कार्तिक बस लगातार चले ही जा रहा था। चलते चलते वह सड़क के बीचों बीच चलने लगा और तभी वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। पीछे से आ रही एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने कार्तिक को आकर टक्कर मार दी और कार्तिक दूर जाकर गिरा। उसका सर जोर से ज़मीन में लगा था और खून बहने लगा था। कार्तिक बेहोश हो चुका था। वह सिर्फ बेहोश हुआ था या फिर उसकी मौत हो चुकी थी। जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। क्या कार्तिक बच पाएगा और क्या उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हो पाएगा? क्या होगा आगे? जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।